सो जब एक रिटेल इन्वेस्टर आता है कोई चीज़ें लेने के लिए बाजार में, जब सोचता है तो इसेंशियली उसको सोचना कैसे चाहिए? बट पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि स्टॉक जो मैं ले रहा हूँ उससे मैंने क्या अचीव करना है. व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर ओनिंग द स्टॉक. या हाउ डज अ फंड मैनेजर थिंक? से वो फिर कोशिश करते हैं कि पी कम से कम हो. शुड ही चेंज हिज एलोकेशन अकॉर्डिंग टू हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक? थ्रो अवे प्राइस पे अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है और वहाँ पे अगर हालात से ज़्यादा रिस्क प्राइसिंग हो गया है तो वहाँ पे शायद मार्केट बुरे हालत में परफॉर्म कर सकती है. डोंट यू थिंक यू आर बायस्ड बिकॉज माई जॉब इज. एक लेवल आएगा जब आप बोलोगे भाई ये 5 लाख बहुत हो गया यार, भले मैं करोड़ रुपए की असामी है मेरे पास। एक इन्वेस्टर को अगर म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं लगाने, खुद अपना स्टॉक सेलेक्ट करना है, तो कैसे सेलेक्ट करना चाहिए? वीडियोस देख लो. ऐसी वीडियोस देख लो। ऐसी वीडियोस देख लो. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल, द फर्स्ट पॉडकास्ट दैट वी आर ट्राइंग टू डू। और एज प्रोमिस्ड आई हैव ब्रॉट अ फंड मैनेजर विद मी। मेरे साथ हैं इस वक्त सतीश बालानी। वास्ट एक्सपीरियंस, मतलब कि सेल साइड से लेकर बाय साइड तक। बाय द वे, सेल साइड का मतलब होता है जो ब्रोकर्स आपसे बात कर रहे होते हैं, आप जब रिटेलर होते हैं तो आपसे बात कर रहे हैं, या इंस्टीट्यूशन साइड पे बात कर रहे होते हैं, तो उसको हम लोग सेल साइड कहते हैं। उसमें दो जगह होती है, एक सेलर, एक ट्रेडर होता है, और एक रिसर्च एनालिस्ट होता है जो बेसिकली दिमाग होता है कि क्या बोलना है ट्रेडर को और क्या लिखना है। जो रिपोर्ट्स आपको नज़र आती हैं उसको सेल साइड कहते हैं। सो सतीश बालानी वॉज डायरेक्टर रिसर्च एट वन टाइम। ही हैज़ बाय साइड एक्सपीरियंस। बाय साइड मतलब म्यूचुअल फंड, फैमिली ऑफिस, तो उसका भी एक्सपीरियंस है सतीश के पास। सो आई थॉट कि एक पक्का फ्लेवर मिलेगा कि जब हम बात करेंगे। और सतीश, आज का जो हमारा टॉपिक है वो, एज यू नो, कि हमारा टॉपिक ये है कि जब एक रिटेल इन्वेस्टर को पास बहुत सारी चीज़ें आ रही होती, राइट? सो जब एक रिटेल इन्वेस्टर आता है कोई चीज़ें लेने के लिए बाजार में, जब सोचता है तो इसेंशियली उसको सोचना कैसे चाहिए? यानी कि एक तो रिसर्च रिपोर्ट है उसके पास, एक तो बहुत सारी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, ब्रोकर भी कॉल कर रहा है वगैरह वगैरह। सो इफ अ रिटेल इन्वेस्टर कम्स टू यू, या इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, स्टॉक्स खरीदने के लिए, या स्टॉक्स ना भी हम घुसे फॉर द टाइम बीइंग राइट नाउ, एसेट एलोकेशन के लिए, स्टॉक सिलेक्शन के लिए, हाउ शुड एन इन्वेस्टर थिंक? या आई शुड से कि एक फंड मैनेजर, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस, हाउ डज अ फंड मैनेजर थिंक्स जब वो कोई स्टॉक सेलेक्ट करता है या कोई इंडस्ट्री सेलेक्ट करता है? म्यूचुअल फंड के पास 50 स्टॉक्स होते हैं। सो हाउ डू यू गाइस थिंक कि कैसे सेलेक्ट करना है? नीचे से कंपनी अच्छी लगती है तो ले लेते हैं, या जब तक इकोनॉमी अच्छी नहीं लगती है तब तक नहीं लेते हैं? सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट, लेट्स डाइव इनटू इट। Firstly, thank you for giving this opportunity to discuss whatever I know. I'll try to speak of as much as I can, whatever I know of. Coming back to the question, I think फंड मैनेजर्स के तो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं. जैसे कि अगर आप एक म्यूचुअल फंड में हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब डिफरेंट होगी, आपके पास अलग तरह की एसेट एलोकेशन होगी, आपकी कंपटीशन अलग होगा, परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स अलग होंगे. एक इंश्योरेंस में जब आप बैठे हैं तो आपका जो एंड इन्वेस्टर है उसके लिए शायद रिटर्न प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ना हो, उसके लिए प्रोटेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वहाँ आप, बट इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एंड ऑफ द डे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा लॉन्गर टेन्योर में आप सोचने की लिबर्टी होती है. फैमिली ऑफिस में ऑब्वियसली फैमिली ऑफिस डिपेंडिंग ऑन विच फैमिली ऑफिस यू वर्क फॉर, देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स. कहीं पे कुछ फैमिली ऑफिसेज वी नो ऑफ हु आर मोर फोकस टुवर्ड्स कैपिटल प्रिजर्वेशन. कुछ फैमिली ऑफिस, कैपिटल प्रिजर्वेशन का मतलब ये है कि मैं अगर 100 रुपये मेरे पास हैं तो मैं 100 रुपये गंवाऊँ नहीं, एटलीस्ट ये 100 रुपये मेरे रहें. उसके ऊपर अगर पैसे बनते हैं तो बनाने, भले कम मुझे बने, रिस्क कम लेना है, भले कम बने. भले कम बने पैसे. या अगर 25 रुपये बन सकते हैं 100 के ऊपर तो 25 ना बने, भले अगर 10 भी बने, लेकिन 100 से नीचे नंबर ना आ जाए. ये एक रिक्वायरमेंट होती है कुछ फैमिली ऑफिसेस की. कुछ जगहों पे फैमिली ऑफिसेस सेम, अगेन इट्स अ फैमिली ओन बिजनेस, तो वहाँ पे अगर ग्रोथ का एक माइंडसेट है तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है यू कैन टेक अ रिस्क बट द रिटर्न हैज़ टू बी हायर. तो वो आप फिर लेवरेज भी कर रहे होते हैं, लोग डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जिस पर आप काम कर रहे होते हैं. तो फंड मैनेजर के लिए डिफरेंट लिमिटेशंस होते हैं. तो हर फंड मैनेजर अपनी एक सेटिंग में ऑपरेट कर रहा होता है. ऐसा नहीं होता कि आप एक ही सेट ऑफ रूल्स हर जगह अप्लाई कर सकते हैं. बट फॉर सिक्योरिटी सिलेक्शन और आई वुड से मैक्रो एनवायरनमेंट और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढना, वो शायद फिर भी सेम रहता है, वो प्रोसेस शायद सेम रहता है. उसमें भी फिर आपका पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक लेना है या नहीं लेना, वो तो मेरी बहुत सेकेंडरी थॉट है. बट पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि स्टॉक जो मैं ले रहा हूँ उससे मैंने क्या अचीव करना है. व्हाट इज़ माय ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर ओनिंग द स्टॉक, या किस लिए मैं देख रहा हूँ कोई स्टॉक.
तो उसमें आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि अगर मैं बहुत बेसिक एग्जांपल लूँ, जैसे कि अगर एक पोर्टफोलियो टारगेट है कि भाई आपने डिविडेंड यील्ड कम से कम 10% होनी चाहिए, लेट्स से अगर एक ठीक है। फंड मैनेजर का एक ऑब्जेक्टिव है, तो उसको पता नहीं, है वैसे कि जनरली फंड मैनेजर का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो डिविडेंड यील्ड प्ले कर रहा है, या वो ग्रोथ स्टॉक्स भी होते हैं, या फिर एक पूरा पोर्टफोलियो बनाने के बाद एक एवरेज डिविडेंड यील्ड निकल आती है पोर्टफोलियो की? बिकॉज मैंने देखा है शायद यूबीएल फंड मैनेजर्स जो है ना वो डिस्कस करते हैं कि हमारी इस फंड का डिविडेंड यील्ड कितना है, बट बाकी कोई फंड मैनेजर डिस्कस नहीं करते हैं। आई थिंक एनबीबी फंड्स भी करता अच्छा, है। ओके। हाँ, और वो वेटेड एवरेज पी भी बताते हैं अपने फंड का, और हाँ, वेटेड एवरेज बेंचमार्क पी का। भी बताते हैं। यस यस, यू राइट। देखें, वो असल में अगर मैं इसको थोड़ा डाइसेक्ट करूं, तो हमारे पास जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, उसमें मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, दे आर बाय डिज़ाइन और बाय नेचर दे आर एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर्स। तो उनका बेंचमार्क है केसी 100 इंडेक्स या केसी 30, जो भी उसके फंड के अंदर आप एफएमआर खोलेंगे उसमें आपको मिल जाएगा कि ये बेंचमार्क है। तो वो कोशिश करता है उससे बेहतर रिटर्न हो मेरा। तो अगर किसी फंड मैनेजर को लग रहा है कि मार्केट का पी उसके हिसाब से, लेट्स से वो फिर कोशिश करते हैं कि पी कम से कम हो, तो जितना सस्ता पी मिल जाए उसको, तो उसके लिए उसको लगता है कि वेटेड एवरेज पी जितना मार्केट से कम होगा उतना चांस होगा मेरे लिए परफॉर्म करने का, बिकॉज मार्केट जब चलना शुरू होगी तो लोअर पी स्टॉक शायद ज़्यादा परफॉर्म करेगा, और जो स्टॉक ऑलरेडी महंगा होगा ऑन प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो वो शायद कम परफॉर्म करेगा। सो सतीश, जितना मुझे अभी तक समझ में आया है, आई थिंक फंड मैनेजर या म्यूचुअल फंड मैनेजर स्टार्ट करता है केसी 100 इंडेक्स की एलोकेशन को देख के। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर सिस्टम का 5% वेट है, तो उसके पास या 4.25 होगा या 5.25 होगा। आई थिंक इट्स मतलब इट्स सपोज टू बी लाइक दैट, बट इसमें थोड़ा सा एंगल डिफरेंट एक वो और तो आ एक्टिव जाता फंड है। मैनेजर अपना कुछ डाल देता है। नहीं नहीं, उसमें एक और एंगल जो आ जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे बेंचमार्क तो आपने एक एसेंशियल चीज़ आ गई, ठीक है। साथ साथ इनको कंपटीशन भी देखना होता है आपको, अच्छा। बिकॉज मुफैप पे जो आपकी रिटर्न की रैंकिंग भी होती है। सो लेट्स से मैं सिस्टम्स का अगर 5%, बड़े अच्छी एग्जाम्पल, सिस्टम्स का 5% वेट है आज इंडेक्स में, और मेरे फंड में भी सिस्टम्स 5% है। ठीक है। अब अगर मेरे कंपटीशन में किसी को लगता है कि सिस्टम्स बहुत अच्छी कंपनी, उसने 10 कर दिया, ठीक है, और सिस्टम्स चलना एक्चुअली शुरू हो ज़्यादा गया। परफॉर्म कर गया, हाँ। तो मेरा कंपटीशन मुझसे लीड ले जाएगा। सो यू हैव टू बेंचमार्क्स साइमल्टेनियसली, सो दैट्स वेयर द जजमेंट ऑफ फंड मैनेजर कम्स इन। वहाँ पे वो देखता है कि उसने स्टॉक्स देखने हैं, या उसने बेसिकली बेंचमार्क देखना है, या उसने कंपटीशन देखना है। तो वहाँ पे एक जजमेंट कॉल होती है। कुछ लोग कंपटीशन को बिल्कुल इग्नोर भी कर रहे होते हैं, हु आर बोल्ड फंड मैनेजर्स, दे आर सेइंग भाई बेंचमार्क के अगेंस्ट मैं देखूंगा, एंड आई विल इफ आई सी सिस्टम्स इज ओवर वैल्यूड, मैं सिस्टम्स रखूंगा ही नहीं अपने पोर्टफोलियो में। देयर आर फंड मैनेजर्स लाइक दैट। आप एफएमआर देख लें, आपको अंदाजा हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है नहीं सिस्टम्स अंडर वैल्यूड है, मेरे पास 10 होना चाहिए, वो 10 कर लेते हैं। वो फंड मैनेजर की अप्रोच भी होती है, इंडिविजुअल टीम्स की अप्रोच भी होती है जिस टीम में आप काम कर रहे हैं। जैसे इट्स टिपिकली लाइक, जैसे अगर आज किसी भी इंडस्ट्री को ले लेते हैं, लेट्स से बैंकिंग इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री है। बैंकिंग में आपको पता चलता है कि भाई कोई बैंक ज़्यादा एग्रेसिव होता है, कोई बैंक ज़्यादा कंजर्वेटिव होता है, कोई बैंक लेंडिंग ज़्यादा करता है, कोई बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे ज़्यादा फोकस रखता करता है। तो इट्स द सेम वे फंड मैनेजमेंट में भी आपको इस तरह की अप्रोचेस मिलती हैं। कुछ एफएमआर्स में ही देख के आपको पता चलता है कि यहाँ पे फंड मैनेजर जो है वो रिलेटिवली कैपिटल प्रिजर्वेशन की तरफ फोकस्ड है, बट वो परफॉर्म एक्टिव करना चाह रहा है हर कोई। लेट्स से मुझे मार्केट बुरी लग रही है, तो ठीक मैं है। आज ही कोशिश करूंगा कि मैं अपनी एलोकेशन हाई बीटा स्टॉक्स में कम कर दूं, हाँ हाँ। और अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट परफॉर्म करेगी, मैं हाई बीटा स्टॉक्स में बढ़ा दूंगा। तो ये भी एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो काफ़ी लोग अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, फंड मैनेजर्स के माइंडसेट इस पे चल रहा होता है। So coming back to where we started from, I think वहाँ से हम थोड़ा आगे चले गए थे काफ़ी ज़्यादा। तो स्टॉक सिलेक्शन कैसे होती है, या हाउ डू यू सिलेक्ट स्टॉक? जैसे अगर हम बात करें कि मैक्रो व्यू किसी का भी बिल्कुल इम्यून नहीं हो सकता किसी स्टॉक की सिलेक्शन के अंदर। लेट्स से अगर मुझे लग रहा है पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं, तो वो व्यू मेरी स्टॉक सिलेक्शन में कहीं ना कहीं बिल्ट इन ज़रूर होगा। अच्छा, लेकिन हालात बुरे हैं भी, उसमें भी रिटेलर्स शुड अंडरस्टैंड इट, उनकी तो लाइबिलिटी है कि उनको स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहना है, राइट? ऐसा ही है 70% तक, आई थिंक, इफ आई एम स्टॉक फंड मैनेजर को रहना है 70% इन्वेस्टेड। 70, लेकिन वो अगर zero एसेट नहीं। एलोकेशन फंड है तो वो मूव कर सकता है, वो जीरो भी जा सकता है, वो जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लिमिट्स देयर एफएमआर और वो जो उनका ऑफरिंग डॉक्यूमेंट अलाउ करता है, दे एक्सरसाइज दैट।
तो मतलब कि अगर इक्विटी फंड में कोई रिटेल इन्वेस्टर अगर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करता है तो बेसिकली व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज कि हमेशा मुझे बाजार के अंदर रहना है, चाहे यस मार्केट कितनी भी अच्छी हो, या कितनी भी बुरी हो, इकोनॉमी यस कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी बुरी हो। यस मतलब अगर एक रिटेलर ये एक्सपेक्ट करके जा रहा है कि बुरे हालात में मुझे स्टॉक फंड के अंदर अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, आई थिंक दैट्स इनकरेक्ट, राइट? एक्चुअली मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करूंगा, मैं इसमें अच्छा। एक पॉइंट ऐड करूंगा कि हालात बुरे होने का मकसद ज़रूरी नहीं है कि मार्केट बुरी रहे. हाँ। We have seen market has performed in worst of the economic times. बुरा लॉ एंड ऑर्डर था 2012 हमारे सामने है, मार्केट का रिटर्न था 50%. तो इट्स ऑल्सो मार्केट में जो जहाँ सब्जेक्टिविटी आ जाती है, जो मार्केट गुरुज हैं, जो वॉरेन बुफे इस तरह के लोग जो कहते हैं, वो यही सब्जेक्टिविटी है कि आप क्या वो थ्रो अवे प्राइस पे अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है और वहाँ पे अगर हालात से ज़्यादा रिस्क प्राइसिंग हो गया है तो वहाँ पे शायद मार्केट बुरे हालत में परफॉर्म कर सकती है. तो ऐसा नहीं है कि मार्केट परफॉर्म नहीं कर सकती, बट हाँ ये एक्सपेक्ट करना कि अगर मैं स्टॉक फंड में रहूँगा और हमेशा मुझे पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा, ये गलत है. रिस्क ऑफ लॉस इन अच्छे हालात में भी होगा, बुरे हालात में भी होगा. तो जब आप स्टॉक फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आप कहीं पे भी देखेंगे जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें लिखा होता है दैट इट्स अ हाई रिस्क कैटेगरी फंड. आप मनी मार्केट फंड में जाएंगे, इट्स लो रिस्क कैटेगरी, उसमें हमेशा आपको रिटर्न मिलेगा ज़रूर, बट वो लो इंटरेस्ट रेट में बहुत कम रिटर्न मिलेगा, हाई इंटरेस्ट रेट में थोड़ा हाई रिटर्न मिलेगा, बट ओवरऑल एक मीडियोकर सा लो रिस्क रिटर्न आप लेके जा रहे होंगे. तो बेसिकली जो मुझे समझ में आया कि अगर इसको एक स्टेप ज़रा सा आगे लेके चलें और इसको देखें कि अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर, ये तो हम पैसिव इन्वेस्टिंग की बात करें, राइट? कि बिल्कुल. आपने मतलब पैसिव नहीं है, एक्टिव ही है. अगर आप म्यूचुअल फंड को पैसे दे रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं वो हाँ, काम, आप नहीं म्यूचुअल कर रहे फंड हैं, आपके म्यूचुअल लिए कर फंड रहा आपके लिए कर रहा है. है. बिल्कुल. सो शुड दे बी, ये मतलब दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट जो हम लोग दुनिया में क्या पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं यार, स्टॉक्स में, एक्विटीज़ के अंदर आपका रिटर्न सबसे बेस्ट होता है. तो पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप टेनर थोड़ा लंबा कर लोगे, लॉन्ग लास्ट टर्म, यस. हाँ 5 साल के Yes. अंदर तो बहुत बुरे हालात हैं, बट Yes. अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टेनर कर लोगे तो पैसे बचते हैं. बिल्कुल. तो क्या एक इन्वेस्टर को जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड में काम करता है, इन्वेस्ट करता है, should he change his allocation according to his, what is your opinion about it? Then I'll give you my opinion also. Should he change his allocation according to his understanding of economics? क्योंकि his understanding of economics बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी जो है ना, इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग आई ट्विटर से और जियो न्यूज़ से आ रही होती है, ARY न्यूज़ से आ रही होती है. तो अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स की XYZ है, तो क्या उसके हिसाब से इसको स्विचिंग करनी चाहिए, या यू थिंक देयर शुड बी वन पोर्टफोलियो दैट ही शुड बी that he should have, like हमेशा रहना चाहिए? What do you think in your opinion should be? देखिए मैं मतलब किसी और के बारे में नहीं कह सकता, मैं खुद ऑन पर्सनल कैपेसिटी रिटेल इन्वेस्टर ही हूँ. सो आई कैन ऐड टू बड़ा व्हाट रिटेल इन्वेस्टर. so I can add to what I do for my personal investments. I have never gone zero on equities in the last 8 But don't you 9 think years. you are whenever. biased because My job is your हम लोग जब तुम्हारा भी थोड़ी 14-15 साल का एक्सपीरियंस हाँ. है, मेरा भी 14-15 साल का एक्सपीरियंस है. हम जब आए ना, तो हमने एक बाजार को देखा उस तरह से कि जिसमें बाजार, जैसे मैं जब बाजार के अंदर आया ना, दिस वाज स्टार्टिंग ऑफ द क्राइसिस, 2008 का क्राइसिस अनफोल्ड हो रहा था. और फिर 9-10 में थोड़ी सी बाजार ऊपर नीचे, 11, 12, 13, 14, 15 हमने शुरू के सालों में ऐसा देख लिया कि बाजार बहुत तेजी से बढ़ती है. डोंट यू थिंक यू आर बायस्ड इन द ओपिनियन कि यार, मतलब क्योंकि लास्ट 5 साल में जिसने शुरू किया है, ही हैज मेड अ लॉस फॉर श्योर. मतलब ऐसा ही लॉस इन ऐसा द ही, सेंस ऐसा ही. अपॉर्चुनिटी लॉस भी हो सकता है ना, कि ऐसा ही. 15% में लगा देते, क्या जरूरत थी स्टॉक मार्केट में रिस्क ऐसा ही, लेने की? ऐसा डू यू ही. थिंक दैट्स द केस, या That could be one of the reasons. Maybe मतलब वो एक बाय सबकॉन्शियस में होता है, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूँगा, बट मुझे लगता है मेरा अपना मतलब जो थीसिस है, लॉजिकल थॉट प्रोसेस मेरा ये है कि if I am in my mid 30s and if I have to live in this country and if I am getting good valuations of good companies क्रॉस साइकिल अगर मैं बात करूं, और अगर लेट्स से एक अच्छी कंपनी भी जो मेरे पोर्टफोलियो में है वो ग्रो कर जाती है ओवर टाइम फिनोमिनली, जो कि पिछले 20-25 सालों में कुछ कंपनीज ने किया है, तो मेरे लिए शायद वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी. आई एम लुकिंग एट 10 ईयर 20 ईयर होराइजन रादर देन अ 5-6 ईयर होराइजन, बिकॉज पिछले 5 सालों में तो शायद हाइंडसाइड में तो बहुत कहना बहुत आसान है कि अच्छा मैं अगर बेच देता तो शायद पैसे बन जाते. या शायद आज भी अगर ये कोई कह दे कि अच्छा भाई आज अगर मैं सारे स्टॉक्स अपने बेच दूँ, maybe you will be better off in 2 years, maybe. But do you think I'll give you another example. Someone quoted me recently कि भाई अगर आपको कोई रियल बिजनेस है किसी का, लेट्स से कोई फैक्ट्री रन कर रहा है, एंग्रो फर्टिलाइजर रन कर रहा है,
तो दे हैड प्रॉब्लम्स. उनका वैसे उस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी सिचुएशन आती कि भाई ठीक है आप प्लांट बंद कर दो और रैप इट अप एंड गो बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग मनी एंड इन अ गिवन पर्टिकुलर ईयर. डू यू थिंक दैट्स अ वाइज अप्रोच? नो, बिकॉज अगर आपने तो प्लांट में अगर आप ये नहीं सोच रहे हो एज ओनर, सो व्हेन आई एम बाइंग स्टॉक्स आई एम ऑल्सो एन ओनर, सो व्हाई डू आई थिंक लाइक दिस कि मैं आज बेच के पैसे बना लूंगा? I think being invested, yes, my stock selection has to be prudent. I should have some thought process behind it. But ऐसा नहीं हो सकता कि मैं completely zero हो जाऊँ या बहुत ज़्यादा unless yes, I'm thinking कि पाकिस्तान पे मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क लग रहा है. The country is going डिफॉल्ट की जो खबरें डिफॉल्ट की जो चीजें हैं उस तरह की सिचुएशन. रिस्की तरीन के अंदर सबसे ज्यादा रिस्की एक्विटीज होती हैं, राइट? Yes. बिकॉज आपने वो हम लोग कहते हैं ना फाइनेंस के अंदर के आखिरी भाग आपका होता है जब सब कुछ मिल गया ना. मैनेजमेंट ऑलरेडी सैलरीज ले रही है, अगर वो शेयर होल्डर है तो अलग बात है, बट वो ऑलरेडी सैलरीज ले रही है और उनका फाइनेंस शेयर कहाँ से ले रहे हो आप? सैलरी से ले रहे हो ना, सेविंग से. वो आपको अगर ईसॉप मिल रहा है तो आपको ऑलमोस्ट फ्री में मिल रहा है वो आपको. ऐसा ही है. और बैंक को उधार मिल रहा है तो उसके पीछे एसेट खड़े हैं. इक्विटी वाले आखिरी होते हैं. तो अनलेस एंड अदरवाइज कि या तो कंपनी खुदा ना खास्ता बस्ट होने वाली हो या तो फिर इकोनॉमी बस्ट होने वाली हो. तो इन दोनों वजूहात पे आपको लगता है कि इक्विटीज मतलब ऑफ कोर्स इक्विटीज बुरी हो जाती है. कहूँगा कि देखिए इकोनॉमी बर्स्ट में दो ऑप्शन है ना. मैं इस तरह बात कर रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है तो फिर प्रॉब्लम है. बट इफ दिस इज सिक्लिकल डाउनटर्न देन मे बी यू स्टिल वर्थ बीइंग इन्वेस्टेड. तो बेसिकली आई गॉट योर पॉइंट कि अगर आप इन्वेस्टर हो, आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हो, मतलब आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए. तुम्हारा एंगल यही बनता है, राइट? कि मेरा पर्सपेक्टिव ये है. मतलब डाउन भी आएगा, अप भी आएगा, और आपको अगर आप सही से एसआईपी कर रहे हो या एवरेजिंग कर रहे हो तो आपको पैसा बन जाएगा. मेरा इसमें एंगल ये भी है कि इसमें आई थिंक एक जो हम लोग गलती करते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स, बिकॉज हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, हम लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो फार्मूलाज पे चलते हैं. इन द सेंस कि एक फार्मूला है ना 100 माइनस एज. वो क्या है कि आप अगर 30 साल के हो एग्जाम्पल, तो आपका 70% स्टॉक में रहना चाहिए. भाई हर बंदा 70% नहीं रख सकता स्टॉक के अंदर, खास तौर पे. और चाहे हम माने इस बात को या ना माने, और हम मानते होंगे इस बात को कि रीसेंसी बायसनेस बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है. 100% मतलब कि अगर 2 साल तो छोड़, 3 महीने के अंदर स्टॉक मार्केट अगर नीचे आ रही है ना, तो इन्वेस्टर्स के दिमाग में यही होगा कि यार जल्दी भागो इधर से, राइट? ऐसा ही है. तो रीसेंसी बायस होती है. और अगर आपको बुरा साल गुजरा है, अभी मुझे एक फंड मैनेजर ने सवाल पूछा था कि अभी याद है वो मिफ्ता इस्माइल ने रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स लगा दिया था, डीम के ऊपर. आई थिंक वापस शुरू हो गया वो पहले खत्म हुआ था फिर वापस शुरू हो गया था. तो किसी ने मुझे कहा था यार तुमको नहीं लगता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे पैसे आ जाएंगे? तो मैंने उसको कहा था कि यार स्टॉक मार्केट में 5 साल से कोई रिटर्न नहीं बनाए इसेंशियली, और रियल एस्टेट में बहुत रिटर्न बनाए. ट्रू. तो रियल एस्टेट अगर कुछ टाइम के लिए नीचे आता है ना, तो इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी में क्या होगा कि ये करेक्शन है, राइट? और ये करेक्शन होकर वापस ठीक हो जाएगा. ऐसा ही है. बट जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स है ना, उनके दिमाग में ये यार ये तो कचरा है, मतलब ये एसेट क्लास में तो जान ही नहीं है. बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई थिंक इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स खास तौर पे, उनको उनका हम लोग म्यूचुअल फंड का कभी फॉर्म भरा है, इन्वेस्टमेंट फॉर्म? उसमें लिखा होता है आप कितने, आपके बच्चे कितने हैं, आपकी एज कितनी है, और ज्यादातर पॉइंट्स जो है ना वो एज के होते हैं. एज, अगर आपकी एज कम होगी ना तो वो मोर और लेस आपको रिस्क की तरफ ले जाएगा. आई थिंक दैट्स अ लिटिल रॉन्ग इन द सेंस कि यार अगर मैं 100 माइनस 30 पे चलूंगा तो मैं 70% स्टॉक पे, यार आई रियली कांट डू दैट. आई कांट डू इट. एवरीवन विल नॉट हैव दैट कैपेसिटी. तो रिस्क एपेटाइट और रिस्क प्रोफाइल फर्क है, राइट? तो मुझे लगता है रिस्क प्रोफाइल में तो आपको बता रहा होगा कि गो ऑल इन, आप 25 साल के हो, गो ऑल इन स्टॉक्स. बट आई थिंक आपको आपका स्टमक कितनी इजाजत देता है. इसमें आई थिंक वही चीज है कि योर एबिलिटी टू टेक रिस्क इज देयर, बट योर willingness to take the risk should be. और मुझे लगता है हर रिटेल इन्वेस्टर को ना इस तरह से सोचना चाहिए कि एक स्क्रीन टेस्ट, मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूँ कि यार थोड़ा सा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दो, ठीक है, डायरेक्ट स्टॉक में डालना है, म्यूचुअल फंड में डाल दो, और देखो कि क्या आपका बिहेवियर तो चेंज नहीं हो रहा है. क्या आप रोज स्टॉक मार्केट का तो नहीं देख रहे हो कि यार मेरा 10,000 रुपये आज 12 हुआ कि नहीं हुआ, या 11 हुआ कि नहीं हुआ, 10,500, 9,500 हो जाए तो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ जाए. तो और अगर आपको लगता है नहीं यार 10,000 मेरी वेल्थ के हिसाब से कुछ नहीं है, इंक्रीज इट टू 1 लाख रुपए, देन फर्दर इंक्रीज इट बाय 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए बढ़ा दो, जब तक आपका एपिटाइट रीच नहीं हो जाता. एक लेवल आएगा जब आप बोलोगे भाई ये 5 लाख बहुत हो गया यार, भले मैं करोड़ रुपए की असामी है मेरे पास, बट 5 लाख बहुत है भाई, इससे ज्यादा मेरे, दैट्स योर रिस्क एपिटाइट. इससे ऊपर आपको नहीं जाना है, बिकॉज वरना क्या करोगे आप? शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग. शाहजेब खानजादा ने कुछ बोल दिया, एआरवाई पे कोई हेडलाइन चल गई, बोल पे कोई हेडलाइन चल गई, कल सुबह आपका डिसीजन जो है ना वो इतना रैश होगा कि आपने करना है. बट ये तो हमने देख लिया. जो मुझे समझ में आया कि अगर आप यंग हो,
इट इज अ गुड एसेट क्लास ऑल्दो इट्स नॉट परफॉर्मिंग, बट लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए अगर आपका एपेटाइट है, एपेटाइट को उर्दू में गुर्दा है हाँ, तो आपके लिए अगर आपकी हाँ इजाजत गुंजाइश देती है है, आपको, हाँ मतलब कि मतलब हाँ तो बट अगर मैं एक स्टेप और पीछे चला जाऊं तो पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसी होनी चाहिए, मतलब कि फिक्स्ड इनकम कितना होना चाहिए? तो स्टॉक मार्केट का तो एक इजी रूल है ना कि स्क्रीन टेस्ट कर लो, सही है। बट इसके आगे अगर मैं चला जाऊं तो मतलब पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसी होनी चाहिए एक रिटेलर के लिए? शुड ही बी मतलब कि वो मार्केट देख के रिस्क एलोकेशन उसको करनी चाहिए, या उसको फिक्स इनकम में रिटर्न इतना ज़्यादा है इस वजह से फिक्स रिटर्न ज़्यादा ले लेना चाहिए? किस तरह होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर यू टू आई सेंस? थिंक इवॉल्विंग प्रोसेस होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि एसेट एलोकेशन आज क्या होनी चाहिए, कल क्या होनी चाहिए। आई थिंक देखें, उसमें फिक्स इनकम में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लोगों के पास। सो लेट्स टॉक अबाउट द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है कि यार जिसमें आपको इधर जाना चाहिए या इतना परसेंट यहाँ होना चाहिए? देखें, ब्रॉडली तो इट्स अ मैक्रो एनवायरनमेंट कॉल, ठीक है। जो एसेट एलोकेशन फंड्स की जनरली होती है मैक्रो कॉल, वो ये होती है, लेट्स से अगर इंटरेस्ट रेट्स, अगर आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स इंटरेस्ट रेट, लेट्स से दो तरह के पैटर्न है, एक तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं या गिर रहे हैं। जब बढ़ते 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 एक पॉइंट आएगा जब पीक हो जाएगा इंटरेस्ट रेट, हाँ जब सही है। पीक हो जाएगा तो वहाँ पे आपकी रिस्कियर एसेट क्लासेस विल टेंड टू परफॉर्म, दे गिव मोर रिटर्न। जब तक पीक नहीं हो रहा तो आपकी नॉन रिस्की फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट फंड्स विल टेंड टू आउटफॉर्म। मतलब ये कि अगर आज मनी मार्केट फंड्स का रिटर्न 15-16% है और 15-16% के करीब गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट है, तो अगर इंडिकेशन आ जाता है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा, वो इंडिकेशन आएगा इन्फ्लेशन के नंबर से। इन्फ्लेशन right? के पहला तो नंबर से, इंडिकेटर yes, इन्फ्लेशन के नंबर से होगा ना। yes, वो बेसिकली मैं जानबूझ के कोशिश कर रहा हूँ कि जो रिटेलर्स जल्दी रीड कर सकता है, मतलब ये हाँ, हमारे लिए शायद कहना आसान है कि हमें नजर आ जाएगा, बट इन्फ्लेशन के नंबर्स जब आपको स्लो डाउन होते नजर आए, या मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन आपको ऐसा नजर आए, जैसे लास्ट महीना था 20, इस महीने हो गया 19, सो नाउ यू नो कि शायद इन्फ्लेशन कुछ मोटी मोटी चीज़ें होती हैं जैसे ऑयल प्राइस हो गया, खाने की पीने की प्राइसेस हो गई, वो आपको नजर आ जाएगा कि इन्फ्लेशन का किस तरह की करेंसी trajectory है। स्टेबलाइज हो जाए, करेंसी स्टेबलाइज हो जाए, गुड पॉइंट। दैट्स So करेंसी। that's where you think people should start कि to मैक्रो रिस्क सबसाइड हो गया, मतलब अब रिस्कियर एसेट्स की तरफ लोगों की एपिटाइट नेचुरली ओवरऑल बढ़ जाएगी, तो आप भी अपनी एलोकेशन उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। वरना शॉर्टर टेन्योर फिक्स इनकम, यानी कि कैश में पैसे हों, कम से कम टेन्योर वाला, टेन्योर का मतलब ये है कि जो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी अगर मनी मार्केट फंड है उसमें मैक्सिमम 60 दिन के अंदर का इंस्ट्रूमेंट होता है मैक्सिमम, और 30 दिन का वेटेड एवरेज उसका होता है जो मेच्योरिटी होती है। तो 30 दिन का मतलब ये है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल रिस्क मैं ले रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि कोई और अगर इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ मुझे हर्ट नहीं करेगा, वो मेरे लिए रिटर्न फिर भी अच्छा रहेगा। सो दैट्स वेयर वन शुड टेक अ कॉल कि ठीक है, आप जब आपको लग रहा हो आजकल के एनवायरनमेंट में अगर इंटरेस्ट रेट लग रहा है कि जैसे फ्राइडे मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, और अगर आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट अभी इन्फ्लेशन रहेगा यहाँ, तो यू शुड नॉट गो इनटू रिस्कियर वेंचर्स। मैं इसको मैथमेटिकल करने की कोशिश करूं ताकि कुछ नंबर्स पे हम लोग पहुंचे ना। लेट्स से आपके पास 100 रुपए की वेल्थ है, अब आपने स्क्रीन टेस्ट करके डिसाइड कर लिया कि यार 10 रुपए से ज़्यादा तो मैं स्टॉक मार्केट में लगा ही नहीं सकता। सही है, नाउ यू लेफ्ट विद 90 रुपीज़, ठीक सही है। है। 90 क्लोजिंग स्टॉक है, यानी आपके पास सेविंग पड़ी है, प्रॉबेबली महीने का कुछ सेव कर रहे होंगे। इन इन्फ्लेशन के हालात के अंदर जो सेव कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी बात है, दे शुड कंटिन्यू टू डू सो, बट बहुत थोड़ा मुश्किल है। लेट्स से कुछ सेव कर रहे हैं आप, कुछ ना कुछ आ रहा है, अब आपके पास 90 रुपए हैं। सो 90 रुपए में, और अभी हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की 90 बात पे कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम भी आ रही होगी ना आपके हाँ, पास। उस 90 पे, उस 90 रुपए का, अच्छा अभी हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, हम रियल एस्टेट्स की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल उसकी बात सही नहीं कर रहे, हम एक्सोटिक्स की भी बात नहीं कर रहे, क्रिप्टो और बिटकॉइन और ये सब। बिल्कुल सही बाय द वे, मेरा ओपिनियन ये है कि यही स्क्रीन टेस्ट ना किसी भी रिस्की एसेट पे चल सकता है। 100%। मतलब बिटकॉइन भी ले लोगे ना आप, तो आपका हाँ, यही रिस्क की एसेट आपको बताएगा। बिल्कुल। अगर आप करोड़ रुपए की आसामी हो, बिल्कुल आपने ऐसे ही। 5 लाख रुपए डाल दिया तो आपको शायद घबराहट हो जाए, किसी को शायद 50 लाख में भी ना हो। ठीक बिल्कुल है? ऐसे ही, बिल्कुल सो ऐसे ही। अब वो 90 रुपए का, नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको कैसे पैसे डालने हैं। तो डू यू थिंक, या मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपके पास क्लैरिटी नहीं है चीज़ों की, वो 10 रुपए की इंक्रीमेंटल 10%, 10 रुपए की साल की सेविंग और आई आपके पास, या 50 रुपए की सेविंग और आई, तो आप स्टॉक में फिर वही 10% डाल दो जितना आप डाल रहे थे, एंड रिमेनिंग शुड बी इन द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, या क्या कहते हैं उसको, फिक्स्ड मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट फंड्स एंड एवरीथिंग, सो दैट आपका सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज योर रिटर्न और आपका नुकसान मिनिमाइज हो जाए। बिल्कुल तो ऐसे ही। अभी हम 1090 पे पहुंचे हैं, बट यार लोग बैंक्स में भी पैसे रख रहे होते हैं, करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट्स के अंदर। व्हाट डू यू, आई हैव अ वेरी फर्म ओपिनियन अबाउट इट, व्हाट डू यू थिंक? ये इज इट नॉट, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है यार, करंट में जो पैसे हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई कैन बी रॉन्ग, इट्स अगेंस्ट सर्विस।
इट्स अगेंस्ट सम सर्विस। जो मैंने सिर्फ अगर मैं फीलर भी लूँ तो जिन बैंक्स के पास करंट अकाउंट ज़्यादा है जनरली उनकी सर्विस भी ज़्यादा है। हाँ, सही बात है। सो पीपल प्रेफर टू स्टे। पीपल प्रेफर टू पीपल दिस इज़ अ काइंड ऑफ, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, ही वर्क्स फॉर अ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है, और ही वर्क्स फॉर सेल्स। मैंने उससे कुछ अर्सा पहले कहा था, मैंने कहा यार व्हाई डू यू चार्ज लोड टू योर क्लाइंट्स, सही है, एंड हाउ डू योर क्लाइंट्स अलाउ यू टू चार्ज लोड्स। अच्छा, जो जस्ट फॉर अवेयरनेस ये बता दूं कि अगर आप खुद से किसी एएमसी प्रोफेशनल को अप्रोच करते हैं कि यार मुझे पैसे डालने हैं म्यूचुअल फंड में, तो वो आपको लोड चार्ज नहीं कर सकता बाय लॉ, अच्छा, ठीक है। नाइस। सो दैट इज अ रेगुलेशन, मतलब आपने अप्रोच करना है। आपने अप्रोच करना है, ठीक है। सो एंड ऑफ कोर्स डू लुक एट। सो इसमें एक्चुअली प्रिंसिपली इस तरह सही है कि अगर सेल्स वाले बंदे ने किसी नए बंदे को अवेयर किया तो वो तो आप उसकी पैसे ले सकते हो। सर्विस अपनी फी चार्ज कर सकता है। मैंने कहा यार तुम्हारे रेगुलर क्लाइंट्स कैसे देते हैं तुम्हें लोड? ही वॉज ऑफ द व्यू कि यार आई गिव हिम सर्विस, उसको जहाँ चेक चाहिए होता है वहाँ दे देता हूँ। आई गो कोरंगी में हो, हैदराबाद पहुँच जाता हूँ उसका चेक पिक करने लेने। सो दिस इज सर्विस आई प्रोवाइड, एंड जब फॉर्म भर रहा होता है तो उसको बोलता हूँ सर 0.5 तो दे, तो ही जनरली गिव्स दैट। सो पीपल आर जनरस दैट वे कि यार सर्विस क्वालिटी अगर अच्छी है, क्वालिटी अगर अच्छी होती है किसी से आपकी बन रही होती है तो यू जनरली डोंट और केयर। सतीश, मतलब 100 रुपए बैंक में ही पड़े होंगे ना, मैं यही वहीं कह रहा वापस जाते हैं ना। 100 रुपए बैंक में पड़े हैं, अब वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ना। 10 रुपए स्टॉक में गए, किसी ने स्क्रीन टेस्ट कर लिया, 90 रुपए या जो भी XYZ अमाउंट, क्योंकि अभी हम बाकी चीज़ों पे भी बात करेंगे। सही है। सो 90 रुपए अब उसके बाद पड़े हैं, बट यार 90 में से कोई एक आइडियल नंबर तो होगा ना। नहीं, आई थिंक देखें, पर्सनली आई वुड से कि करंट में 0 पैसे होने चाहिए। मेरे 0 होते हैं बिकॉज सेविंग अकाउंट आपको सेम चीज़ देता है, ठीक है। और मैं कोई सर्विस ब्रांच स्टाफ से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ बिकॉज मैं ऑनलाइन बैंकिंग ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये जो तकरीबन लोग यूज़ करते जो होंगे। तकरीबन लोग आहिस्ता आहिस्ता अब माइग्रेट कर रहे हैं या हो रहे हैं। तो आई थिंक अगर आप सेविंग में जा रहे हैं तो वो सबसे अच्छा रिटर्न आपको दे देगा, उससे अच्छा कोई रिटर्न नहीं होगा फॉर बैंक डिपॉजिट्स। उससे ऊपर भी अगर रिटर्न 1-1.5%, और अगर आप मुफाब की वेबसाइट पे देख लें, मनी मार्केट फंड्स दे देते हैं, शरिया कंप्लाइंट हो या कन्वेंशनल हो, दोनों में आपको और ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिल जाता है। सो वन कैन हैव सम एलोकेशन टू मनी मार्केट फंड्स ऑल्सो। बट मुझे ऐसा लगता है यार, ये मेरा ओपिनियन है कि करंट अकाउंट के अंदर ना सिर्फ उतने पैसे होने चाहिए जितना आपको। हाउ डू आई मैनेज इट? मुझे सैलरी आई फॉर एग्जांपल ₹1,00,000 की, और उसके अंदर मेरा रेंट और एवरीथिंग कॉस्ट निकला, मैं उतने ही पैसे इसके अंदर निकलता हूँ जितने का मैंने चेक फाड़ना होता है, ठीक है। बाकी वो वॉरेन बफे का बहुत पुराना दिमाग में घुसा हुआ है कि पहले अपनी सेविंग को अलग कर दो, जितनी सेविंग होनी चाहिए। इससे मेक श्योर ये आप कर लेते हो कि आपने ओवर स्पेंड नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल सही है। क्रेडिट कार्ड ने ऑल्दो इसको बहुत ब्लर कर दिया है, लेकिन ओवर स्पेंड नहीं करना है। मुझे ऐसा लगता है यार, करंट अकाउंट में उतना ही अमाउंट होना चाहिए जितने का आपको चेक फाड़ना है। और सेविंग अकाउंट में ना, मेरे हिसाब से बैंक के सेविंग अकाउंट के अंदर ना, आपके पास अनलेस अदरवाइज आपको कोई 1 महीने में 1.5 महीने में कुछ देना है, आपके पास सेविंग अकाउंट बैंक में पैसा होना ही नहीं चाहिए। आई थिंक वो सारा का अब यार 1 मिनट के लिए सोचो ना, मीज़ान बैंक है, ठीक है। मीज़ान बैंक इस वक्त सेविंग अकाउंट पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7-8% दे रहा होगा, बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। और मीज़ान अपने ही AMC के अंदर, क्योंकि हम तो अभी रिटेल इन्वेस्टर किस तरह सोचता है यार, मीज़ान का नाम बहुत बड़ा है, तो मीज़ान की AMC का नाम भी तो उतना ही बड़ा है ना। बिल्कुल सही है। तो अगर वो मुझे वहाँ पे 14% इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर मुझे रेट दे रहा है, और यहाँ पे मुझे वो 6-8% दे रहा है, तो मैं क्यों 5-6% का अपना नुकसान करूँ यार। सो मुझे ऐसा लगता है कि करंट अकाउंट में 0 पैसे होने चाहिए, थोड़े बहुत आपके सेविंग अकाउंट के अंदर होने चाहिए। वो वंस अगेन वो सेविंग में नहीं पड़े होने चाहिए, वो आपके म्यूचुअल फंड के, उसी म्यूचुअल फंड के अगर आपको अकाउंट खोलना है तो आपको उसमें पड़े होने चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। सो आई थिंक एक रूल है कि आपके पास 2 महीने की 3 महीने की इमरजेंसी फंड होना चाहिए, बट मुझे लगता है इमरजेंसी, क्योंकि 1.5 दिन में पैसा आ जाता है यार। आज आप नहीं, and रिडेम्पशन अब डालो, तो ATM भी आ गए हैं। अब तो मनी ATMs भी, हाँ, मनी ATMs मार्केट भी आ गए। फंड्स के आपके पास ATM ऑप्शन भी अवेलेबल है, सो यू कैन यूज तो आई दैट। थिंक मेरे लिए बैंक अकाउंट में अगर कोई रिटेलर इस वक्त पैसा रखता है या सोचता है कि मुझे रखना चाहिए, मेरे लिए इट्स नॉट, नहीं, इमरजेंसी फंड के अलावा तो कोई पैसे नहीं होने चाहिए। मुझे तो लगता है इमरजेंसी फंड भी ऐसे है कि जो आपको और इमरजेंसी फंड में भी अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड है ना, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है, किसी का बच्चा एडमिट हो जाता है, आपको एडमिट होना पड़ता है, आपका इंश्योरेंस नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आपको क्रेडिट कार्ड चल जाता है आपका यार। यू Yes. डोंट हैव टू हैव दैट। और क्रेडिट कार्ड में आपके पास 30 दिन की लिमिट होती है, ऐसा ही यूज दैट अमाउंट ना। क्या जरूरत है वो पैसे किसी और उसमें रखने की? ऑल्दो कोई नीड होती होगी, बट मुझे आज तक नीड मेरे करंट सेविंग अकाउंट में पैसे रखने की पड़ी नहीं है। बिल्कुल जो भी ऐसा ही सेविंग है। होती है आई जस्ट शिफ्टेड टू, और हर बैंक अब ये सर्विस देता है कि आप उसी के म्यूचुअल फंड के अंदर डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी कर लो, यानी कि True. यहाँ से लो और वहाँ डिपॉजिट करा दो, और आपको 4-5% इंक्रीमेंटल बच जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है।
सो अब मेरा जो सवाल है वो अब हम लोग एसेट एलोकेशन के मेजर पार्ट के ऊपर आ गए हैं. तो अगर 10% किसी ने स्टॉक के अंदर रखा है, 70-80%, 10% लेट्स से उसने करंट अकाउंट के अंदर या सेविंग अकाउंट के अंदर इमरजेंसी रखा है, 80-85% उसने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का उसने मनी मार्केट फंड के अंदर रख दिया. ठीक बिल्कुल है. सही है. बट व्हाट इफ समबडी इज वेरी लाइक, अब हम डायरेक्ट स्टॉक्स पे आ रहे हैं. ठीक है, अब हम एसेट एलोकेशन से निकल गए, अब जरा मीट पे आते हैं. मुझे ये बताओ सतीश के तुम उसको एज वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एज वाइज कर लो. किस तरह भाई स्टॉक को सेलेक्ट कैसे करना है? अच्छा स्टॉक क्या होता है, बुरा स्टॉक क्या होता है? आज मैं शॉर्ट बना रहा था, तुमको पता है स्टॉक एक्सचेंज पे 600 स्टॉक लिस्टेड है, उसमें से 210 रुपए से नीचे है. 200 स्टॉक्स 10 रुपए से नीचे, जिसको हम पेनी स्टॉक कहते हैं, सही है. उसमें से 50% डिफॉल्ट काउंटर है. पता है, यानी कि अगर आप पेनी स्टॉक खरीद रहे हो तो दो में से एक स्टॉक जो है ना आपका डिफॉल्ट होगा. मतलब दो स्टॉक खरीदोगे उसमें से एक डिफॉल्ट होगा ऑन एन एवरेज की बेसिस के वेरी ऊपर देखें. इंटरेस्टिंग. तो भाई स्टॉक सेलेक्ट कैसे करना है? मैं क्या सोचूं? मैं डिविडेंड सोचूं, मैं ग्रोथ सोचूं, मैं क्या सोचूं? या देखें, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो स्टॉक जब आप बाय करते हैं तो यू आर बिकमिंग ओनर इन अ बिजनेस. तो पहले तो आपको बिजनेस समझना है. सबसे इम्पोर्टेंट, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि बिजनेस समझ लें. और आप छोटा पैसा है या बड़ा पैसा है, आप बच नहीं सकते इससे. हाँ हाँ. ये करना आपको जरूरी है. ये नहीं आप- समझ में ये- आता तो म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड Exactly, में डाल दो या exactly, ईटीएफ ले लो. exactly. लेकिन अगर आप स्टॉक इन्वेस्टर हो तो बिजनेस समझे बगैर काम बिजनेस नहीं हो समझे सकता. बगैर आप कभी भी पैसे नहीं बना सकते स्टॉक्स में. तुक्का लग सकता है बट यू कैन नॉट हैव अ डिसिप्लिन. पैसे नहीं बन सकते जिस पे आप बोलो कि यार मैंने अर्न किए हैं कोई पैसे, या कंपाउंड हो रहे हैं मेरे पैसे, या मैं रिटर्न बनाता हूँ. तो वो रिटर्न सस्टेनेबल हो ही नहीं सकता जब तक आप बिजनेस को समझेंगे नहीं. तो पहले तो आपने बिजनेस को समझना है, फिर आपने देखना है बढ़िया. कि जी. रिटेलर बिजनेस कैसे समझे? उसके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या क्या है? कोई भी बिजनेस समझने के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि कोई बिजनेस समझने के लिए. डायरेक्टर रिपोर्ट, डू यू थिंक स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट स्टेप शुड बी डायरेक्टर रिपोर्ट या नहीं? आई थिंक यस. पहला स्टेप डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़नी है. इससे भी ज़्यादा सिंपल पहला स्टेप है. जो अकाउंट्स होते हैं उसमें नोट 1 होता है, उसमें बिजनेस की एक्सप्लेनेशन होती है, ये बिजनेस करता क्या है. हाँ, और आई थिंक डीपीएस की वेबसाइट के ऊपर ना वहीं से एक वहाँ पे भी extract, वो एक 4 लाइन दे दी है एक उसने. 4 लाइन दे दी है कि ये हाँ. कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस है क्या. फिर आप उस बिजनेस को भले समझ लें अगर. और रिटेल इन्वेस्टर के लिए शायद और भी आसान होगा कुछ चीज़ें, कुछ बिजनेसेस समझना. मैं एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से अगर मैं एक एग्रीकल्चर से किसी भी तरह से मेरा ताल्लुक है, ठीक है, मैं अगर यूरिया डीलर हूँ, तो क्या फौजी फर्टिलाइजर का बिजनेस समझना मेरे लिए मुश्किल है? एंग्रो फर्टिलाइजर का बिजनेस समझना मेरे लिए मुश्किल है? नहीं है. अगर मैं FFVL फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर हूँ, पाकिस्तान में अच्छे खासे रिटेल इन्वेस्टर्स कंस्ट्रक्शन से ताल्लुक होगा, मैं पेंट का काम करता हूँ, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तो क्या मेरे लिए सीमेंट का बिजनेस समझना, पेंट का बिजनेस समझना, या डिमांड स्टील का आती कब बिजनेस है, कैसे आती है, वो समझना मुश्किल आजकल नहीं है. डिमांड क्या है, सीमेंट कितने की बोरी मिल रही है, ये पता लगाना मुश्किल तो नहीं है. ठीक है, तो रिटेल इन्वेस्टर के पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो उसके पास है ऑलरेडी, जिसको वो यूज़ कर सकता है, मेरा ख्याल है. आपने सिर्फ हाँ, मतलब मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था जब मैं एनालिस्ट बना था, उसके 1 साल बाद मैंने एक किताब पढ़ी थी, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, पीटर लिंच की. अच्छा. व्हेन यू रीड दैट बुक यू कम टू नो कि यार काफ़ी चीज़ें तो सिर्फ आपके अराउंड होती हैं, सिर्फ आपको सिर्फ सोचना होता है कि हाँ यार ये किसी बिजनेस से लिंक्ड है, या फला चीज़ मैंने ली है किसी बिजनेस से लिंक्ड है. आई थिंक इनिशियली तो ये बिजनेस जिन बिजनेस में आपका इंटरेस्ट है समझना बहुत ज़रूरी है. समझना और उस पर इंफॉर्मेशन लेना कोई मुश्किल नहीं है. दूसरी जो बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि आपका जो न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, हाँ. उनसे काफ़ी चीज़ें आप पिक कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कनेक्ट कर सकते हैं, डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. 2-3 साल पहले मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा था, एक दफ़ा बक रही थी कि यार इस दफ़ा जो है वो खाल के रेट बहुत नीचे हैं, खाल नहीं मिल रही, और खाल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेने वाला नहीं है. लेदर टैनरीज बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स के हालात डिफरेंट हैं. दिस इज़ 2019. तो मेरे दिमाग में आया कि यार अगर टैनरीज आर स्ट्रगलिंग तो मतलब ये कि ओवर सप्लाई होगी लेदर की मार्केट में, रॉ मटेरियल की एटलीस्ट. सो आई ट्राइड टू फिगर आउट कि यार कौन सी कंपनी, लेदर एंड टैनरीज सेक्टर में 2 कंपनीज हैं, बाटा और सर्विस. मैं जाके दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स खोले, मैं जाके दोनों के मार्जिन्स देखे, मैं जाके पता किया कि अच्छा भाई कितना मैन्युफैक्चरिंग है, किस तरह के मार्जिन्स हैं. एंड फिर जब उस पर ऑब्वियसली एज अ फंड मैनेजर और रिसर्च पर्सन मेरे पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है. मैं इंटरनेशनल हाइड प्राइसेस मिल गई थी मुझे कहीं से, तो वो आई
plotted that with Bata's margins. There was a perfect negative correlation. So it's a complete understanding कि अच्छा भाई negative correlation का मतलब ये है कि प्राइस अगर हाइट के नीचे जा रही है मार्जिन ऊपर जाएगा, जब वो ऊपर जा रही है तो मार्जिन नीचे जाएगा. बट देन अच्छा यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हो जाती. दैट्स द Starting point. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट. यहाँ मैंने शेयर नहीं ले लेने हैं, ठीक है. कि ऐसा नहीं है कि अच्छा भाई कॉस्ट समझ में आ गया बिजनेस तो बस मैंने ले बिजनेस लिया. आ गया और शेयर ले लेने हैं मैंने. आई नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या बिजनेस यही है. जो मैंने हिस्ट्री देखी वो तो सही है, बट बाद में मुझे किसी ने बताया भाई फैशन तो चेंज हो गया है, अब तो रबर के जूते आते हैं. हाँ. तो व्हाट तो यू मतलब इंटीग्रिटी वो जो निटिग्रिटीज होती हैं ऑफ एन इंडस्ट्री, कुछ चीज़ें आप मिस आउट कर जाते हैं, आप अर्ली अटेम्प्ट कर जाते हैं, तो वो चीज़ आपको देखनी है. बट आई थिंक दैट्स व्हाई आई थिंक अब एक बार की मेहनत है, राइट? यस, एक बार की मेहनत. बट आप ट्रेडिंग करते हो तो यू हैव टू डू लाइक कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है. और Yes. खुदा ना खास्ता आप फंडामेंटल ट्रेडर हो तो आप मर गए ना. मतलब आप कंपनी ऐसा भी ही देख रहे हो, ट्रेडिंग भी कर रहे हो, कंपनी भी देख रहे हो, ट्रेडिंग भी कर ऐसा रहे ही हो, है. तो स्क्रूड. सो एवरी रिटेल इन्वेस्टर शुड हैव दिस इन हिज माइंड कि ही शुड स्टार्ट ऑफ विद नोइंग अ कंपनी, ठीक है? 100%. देन ही रीचेस टू डायरेक्टर रिपोर्ट, जहाँ पे कंपनी अपने साल के बारे में कि हमारा साल कैसे गुजरा बिल्कुल सही है. और अगला साल में मुझे एक थोड़ा फ्यूचर आउटलुक होता है, अगला साल मुझे कैसा लगता है उसके ऊपर जाना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ से हमने एक ब्रॉड डिस्कशन कर ली अच्छा, कि मैं एक चीज़ पे इसमें ऐड करूँगा. यहाँ पे अब मैंने 8 से 10 कंपनीज, फॉर एग्जांपल फॉर स्टार्ट मैंने 8 से 10 कंपनीज पढ़ी, मुझे समझ में भी आई. मे बी 3-4 सेक्टर्स मैंने देख लिए, मुझे समझ में आ गई. अब मैं अपना आता हूँ अपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पे. हाँ, ठीक है, हाँ, that's more कि important. मेरे लिए कौन सा स्टॉक बेहतर है, मेरे लिए कौन सी कंपनी बेहतर है. अब कंपनी समझ आ गई, 8-10 कंपनी मुझे समझ आ गई हैं, ये सारी अच्छी है, कंपनीज भी अच्छी हैं, इन्वेस्ट भी करना चाहिए. मुझे देखना है भाई मेरी रिस्क एपिटाइट कहाँ है. क्या मुझे डिविडेंड ज़्यादा चाहिए? तो आपने एक एक्सपेक्टेड रिटर्न बना लिया 10 स्टॉक्स का कि यार इस स्टॉक में 15% डिविडेंड यील्ड है और कैपिटल गेन लेट्स से एक आपने अजम्पशन की कि यार ये स्टॉक जो है अपने पिछले साल के अगर हाई पे चला जाता है, मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, एक क्रूड तरीका कि यार अगर ये पिछले 2 साल पुराने हाई पे चला जाता है तो ये कैपिटल गेन बन जाएगा मेरा, ठीक है? ये एक मैंने बना लिया. या एक तरीका है कि अच्छा यार इस सेक्टर की सारी कंपनीज 6 के पी पे हैं तो ये टारगेट प्राइस होनी चाहिए. तो आपने एक एक्सपेक्टेड रिटर्न बना लिया कि यार 15% डिविडेंड, 15% कैपिटल गेन, ठीक है, 30% रिटर्न आ गया. एक और कंपनी आपने कहा नहीं यार ये 50% कैपिटल गेन देगी, डिविडेंड नहीं देती, जीरो कंपनी है, ग्रोथ कंपनी है, जीरो डिविडेंड, 50%. इस तरह के आपने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपके पास आ गया 8-10 कंपनीज के. अब आपने देखना है कि यार मेरा रिस्क रिटर्न कहाँ फॉल कर रहा है. अगर लेट्स से इफ आई एम क्योंकि वो जो 50% अपसाइड वाली कंपनी है वो शायद 30% नीचे भी जा सकती है. यस, वहाँ रिस्क भी ज़्यादा होगा. हाँ, वो क्योंकि ग्रो कर रही है कंपनी, तो वहाँ पे जब आप कोई भी कंपनी ग्रोथ में होगी तो अच्छा ये पाकिस्तान स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया भर का प्रॉब्लम है, या दुनिया भर में एक नॉर्मल लॉजिकल चीज़ भी है. जब आपकी कंपनी कोई ज़्यादा ग्रो कर रही होगी, डिविडेंड नहीं दे रही होगी, तो रिटर्न की सर्टिनिटी थोड़ी कम होगी, रिटर्न आपका कम होगा. वो कंपनी चेंजेस के थ्रू जा रही होगी, गुजर रही होगी, अभी ग्रो कर रही है, यंग कंपनी है, यंग कंपनी है, दे आर इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस, उनकी रिस्क भी ले रहे होंगे वो कुछ. तो मार्केट में भी हर बंदा अलग एक बेट ले रहा होगा. लेट्स से मैं अगर लेट्स से मीज़ान बैंक है, ग्रोइंग बैंक, मुझे लगता है 110 रुपये पे it's worth betting on मीज़ान बैंक, ठीक है? No financial advice. It's not a financial advice. I'll again be very clear on that. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और लेट्स से बट फुरकान सोच रहा है कि नहीं यार मुझे लगता है कि मीज़ान की जो ग्रोथ है ना वो 110 पे नहीं है, सो सेम प्राइस पे आई वुड बी अ बायर, ही वुड बी अ सेलर, हाँ, सही. राइट? सो अगर किसी पॉइंट पे लेट्स से फुरकान जैसा थॉट प्रोसेस ज़्यादा मार्केट पार्टिसिपेंट्स का होगा तो मीज़ान वुड गो डाउन. अगर किसी पॉइंट पे मेरा थॉट प्रोसेस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा, स्टॉक विल गो तो वो स्पेक्यूलेशन वो ग्रोथ स्टॉक्स में नेचुरली ज़्यादा होती है. सो ये चीज़ आई थिंक समझनी ज़रूरी है कि जब आप किसी ग्रोथ स्टॉक की तरफ जाएंगे, हर स्टॉक का एक नेचर है, या हर Yes. कैटेगरी ऑफ स्टॉक का एक नेचर है. यस, कुछ सिक्लिकल्स हैं जो यूं होते रहते हैं. कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि शायद ग्रोथ वाले होंगे और थोड़ी स्टेबल ग्रोथ होगी. जिस तरह एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर मुझे यूनिलीवर में पैसे लगाने हैं, FMCG कंपनी है, उसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी सीमेंट की तरह नहीं होगी शायद. जब अच्छे हालात में एकदम से यूं हो जाती है, वो शायद यूं इस पेस पे चलती रहेगी 45 डिग्री के ऊपर, बट लॉन्ग टर्म के ऊपर इट विल कंटिन्यू टू ग्रो. सो आई थिंक ये बोलना मुश्किल है कि यार आपको ग्रोथ लेना चाहिए, यस, या आपको डिविडेंड लेना चाहिए. आपको अपनी पोर्टफोलियो के हिसाब से चीज़ लेनी चाहिए.
और इसी तरह अगर आप कोई म्यूचुअल फंड भी सेलेक्ट करते हैं या ETF भी सेलेक्ट करते हैं तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको एक बार देख लेने चाहिए बिल्कुल। कि क्या वो जिस तरह एक आई थिंक अल्फाला GHP का ग्रोथ फंड है एक, जिसके अंदर Consumer हैवी fund है। कंज्यूमर फंड है आई थिंक, Yes, वो yes, कंज्यूमर फंड yes। है, उसके अंदर कंज्यूमर के ज्यादा स्टॉक्स हैं, आई थिंक सीमेंट्स भी कुछ उसके अंदर हैं, बैंक्स भी कुछ उसके अंदर हैं, सो वो ग्रोथ देख के फंड होता है। जबकि कुछ एक आई थिंक NIT का एक फंड है या नाफा का एक फंड है जो कि ETF नॉर्मल ETF है, राइट, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, एक वो बास्केट top ऑफ फ्यू स्टॉक्स है। वो चेंज नहीं होते। आपको मोमेंटम प्ले करना है तो JSM ETF है, JS मोमेंटम। लास्ट महीने किसने बेहतर परफॉर्म किया, बट दैट्स फॉर ट्रेडर्स, राइट, दैट्स नॉट फॉर इन्वेस्टिंग, बिकॉज वो एक स्टॉक को स्टिक करके बैठेंगे नहीं, वो लेते रहेंगे इस चीज को, वो चेंज करते रहेंगे अपनी एलोकेशन को। सो देयर इज नो वन नंबर दैट यू कैन से वो, बट आई वुड स्टिल ऐड समथिंग हियर। बेटर ये होगा फॉर अ यंग इंडिविजुअल जिसका रिस्क एपिटाइट भी है, जिसका रिस्क प्रोफाइल भी है, ग्रोथ इन द लॉन्ग टर्म माइट मेक यू मोर मनी। यस, जनरली स्पीकिंग जो लोग थोड़े से डिफेंसिव होते हैं वो कोशिश करते हैं यार, जैसा DCR है ना, डिविडेंड, वो एक बंदे ने बहुत अच्छा ट्वीट डाला हुआ था कि यार माई फेथ इन ह्यूमैनिटी इज नाउ अगेन वो हो गया है बिकॉज DCR इज अप 2%, मतलब कि वो हट गिरता बढ़ता स्टॉक नहीं है ना। सो आई थिंक वो अगर आपका डिविडेंड फोकस है, डोंट गो हियर एंड देयर, स्टे 100%। फोकस्ड डिविडेंड। पर अगर आप यंग हो, थोड़ा टाइम है आपके पास, कंपाउंडिंग कर सकते हो, ROE का नंबर अच्छा है, मैनेजमेंट आपको अच्छी, बाय द वे स्टॉक्स के अंदर मैनेजमेंट का भी बहुत प्रॉब्लम है, राइट। हर कंपनी, 2 कंपनीज सेम सेक्टर के अंदर विल नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ मैनेजमेंट एंड मार्केट नोज इट। एक 2 के P मल्टीपल पे चल रहा होगा, एक 5 के P मल्टीपल पे चल रहा 100% होगा, ऐसा ही है। और आई थिंक ये सिर्फ और सिर्फ ये आपको लेगेसी सेक्टर्स में ज्यादा नजर आता है, जिस तरह टेक्सटाइल्स है, पुरानी कंपनीज है, वहां ज्यादा नजर आता है, बट दैट इज टू बी सीन ऑल्सो। नहीं, इसमें आई थिंक इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, ये ऐसा भी है कि क्योंकि हम जैसे इन्वेस्टर्स ने सीखा भी तो है, इंस्टीट्यूशनल कैपिटल ने भी लर्न किया है ओवर टाइम। सो वो आज शायद रिफ्लेक्ट हो रहा है, आज से 10 साल पहले शायद इतना फर्क नहीं होता था। हाँ। तो वो चीज़, बट वंस अगेन आई थिंक यंग अगर कोई बंदा है तो उसको शायद थोड़ा सा यस, उसको ज़्यादा कॉशियस होना चाहिए, ग्रोथ के लिए थोड़ा सा उसको स्ट्राइव करना चाहिए, ग्रोथ, यस, स्ट्राइव करना चाहिए इन द सेंस कि यार अगर फॉर एग्जांपल उसका कोई अगर लेट्स से 4 साल हालात खराब भी हैं और एक आध स्टॉक अच्छा बन जाता है उसका और उसकी ROE अच्छी है और ग्रोथ मोमेंटम, यार मीज़ान किसी ने सोचा। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक दोस्त था, एक मेरे साथ आई थिंक BMA फंड्स में वो था, मैं BMA कैपिटल में था, तो उसका वंस अगेन जो तुमने शुरू किया ना जिस तरह से कि अगर आप किसी को जानते हैं, आप इंडस्ट्री को जानते हो, उसका भाई मीज़ान में काम करता था, ठीक है। तो उसके भाई ने उसको कहा था यार देख मुझे बैंकिंग के बारे में तो कुछ नहीं पता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि तेरे को सारे के सारे पैसे ना, तू एक ही स्टॉक लेके बैठ और तू मीज़ान लेके बैठ। कब की बात है पता है, 11-12 रुपए की मीज़ान की बात है। मतलब ये सारे बोनस की बात, मतलब बोनस एक्स करूंगा तो 1 रुपए का निकलेगा, जितना 10% का इसने बोनस दिया ना। तो वो क्या करता था, हर साल का बोनस, महीने के 20,000 रुपए, 15,000 रुपए, वो IT में था लड़का, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, वो एक ही स्टॉक खरीदता था। जैसे ही डिविडेंड आता था ना, उसने एक और सिनेरियो बनाया हुआ था, डिविडेंड आता था ना, वो पहले शेयर खरीद लेता था, एक्स होने के बाद में वेट करता था, तो मतलब टैक्स भी नहीं कटता था, वो बोलता था सीरम में पैसे डालूंगा। उसके भाई ने उसको बताया था कि यार ये कंपनी बहुत अच्छी है, और आज रेट उठा के देख लो, ही हैज़ बीन डूइंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। सो मतलब उसका एपिटाइट था कि यार मीज़ान 10 रुपए का है, 7 रुपए भी हो सकता है, 8 रुपए भी हो सकता है, 6 रुपए भी हो सकता है, लॉस तो हो सकता है ना। मतलब 100 रुपए का 60 रुपए होना इज इक्वली द सेम जो 10 का 6 रुपए होना, ऐसा ही है, राइट। 100% लगता नहीं है 4 रुपए में क्या होता है, बट नंबर तो सेम है ना। सो अगर आप यंग हो, मुझे ऐसा लगता है हो, पाकिस्तान इज अ यंग पॉपुलेशन, ठीक है, खाना ऐसा पीना ही भी है, है, ग्रो भी करना है, जूते भी खरीदने हैं, सब चीज़ें खरीदनी है। फॉर द टाइम बीइंग इकोनॉमिक्स खराब लग रही हैं, लोग डॉलर ले रहे हैं, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, बट अगर पाकिस्तान ने इंशाल्लाह रहना है, जो कि इंशाल्लाह रहना है पाकिस्तान में, तो यंग इन्वेस्टर्स को मुझे लगता है शायद ग्रोथ ज़्यादा रिटर्न दे, ग्रोथ अगर उसका एपिटाइट है वो ले सकता है। लेकिन होराइजन पे है, और होराइजन भी है, अगर आपका होराइजन 1 साल का है कि मेरे को साल का रिटर्न पूरा करना है 14-15% का, अगर आप यंग हो और 2 साल में आपकी शादी है, तो हाँ। आई थिंक यू कैन नॉट बेट ऑन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देन तो फिर आपका एपिटाइट भी आपको अलाउ नहीं करेगा। वो प्रेजेंटेशन देने के लिए गया था, मैंने उधर बताया था ये बात कि इफ यू नो योर एक्सपेंस और दैट हैज टू हैपन इन विद इन 2 years, stocks are not for you. Absolutely. But if you don't know your expense, और 2 साल में ऑफकोर्स आपके पैसे नहीं निकलने, मतलब रिटायरमेंट है या गाड़ी लेनी है जो 5 साल बाद लूंगा, 7 साल बाद लूंगा, या घर के डाउन के लिए पैसे जमा कर रहे हो, तो भी आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट वंस अगेन एपिटाइट डिपेंड्स। सो आई थिंक वी शुड रैप इट अप। और जो हमने बात की उसको मैं एक बार रिवाइंड कर देता हूँ।
हमने ये बात की कि एक हमने शुरू यहाँ से किया कि एक फंड मैनेजर स्टॉक्स देखता कैसे, तो बेसिकली यू सेट के हर फंड मैनेजर का अलग अलग तरीका होता है देखने का। बिल्कुल। अगर एक इंश्योरेंस का फंड मैनेजर है, उसके पास कैपिटल रोज आ जा नहीं रहा है, तो उसके लिए डिफरेंट तरीका होगा, स्टॉक सिलेक्शन डिफरेंट होगी। लेकिन हम क्योंकि म्यूचुअल फंड को अक्सर जानते हैं, तो हम म्यूचुअल फंड को देखते हैं, तो म्यूचुअल फंड के अंदर इज गोना बी वेरी डिफरेंट। म्यूचुअल फंड वाला एलोकेशन इंडेक्स के वेट को देख के ऊपर या नीचे, या कंपैटिटर को देख के ऊपर या नीचे काम करेगा। हो सकता है वो बहुत अच्छा निकला है, हो सकता है वो बहुत बुरा निकला है। सो स्टॉक सिलेक्शन, बट देन वी रीच टू अ पॉइंट कि स्टॉक सिलेक्शन शुड ऑल्सो बी अपॉन यू, एसेट एलोकेशन शुड ऑल्सो बी अपॉन यू, कि आपको वो स्टॉक फंड लेना है तो कितने रुपए का लेना है। देन फ्रॉम दैट वी केम टू अ पॉइंट कि यार एक इन्वेस्टर को अगर म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं लगाने, खुद अपना स्टॉक सेलेक्ट करना है, तो कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। देन वी टॉक्ड अबाउट कि डिविडेंड यील्ड अगर उसके लिए इंपॉर्टेंट है तो वो होना चाहिए, बिल्कुल। ग्रोथ इसके लिए इंपॉर्टेंट है तो वो होना चाहिए। बट वंस अगेन इन्वेस्टमेंट के लिए पढ़ना ज़रूरी है, मतलब कंपनी को जानना ज़रूरी है, और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना बेहतर है। पढ़ना तो नहीं, बट जानना जरूरी है। जानना ज़रूरी है, हाँ, मतलब आप पढ़ लो, आप वीडियोस देख लो, ऐसी वीडियोस देख लो ऐसी वीडियोस देख लो, या मतलब बिजनेस के बारे में 10 चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब कुछ वेबसाइट्स पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं, यूट्यूब चैनल्स आजकल हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो आई थिंक इन्फॉर्मेशन तो आजकल हर मीडियम पे मिल रही है, तो वो दैट्स नॉट द दैट्स नॉट अ बैरियर टू योर लर्निंग। तो वो अगर आप सीख रहे हो कुछ ना कुछ, और उससे अगर ड्राइव करते हुए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अपने इन्फॉर्म्ड ले रहे हो, तो आपको भी अफसोस शायद कम होगा कि यार मेरी गलती थी। लेट्स से अगर मैंने आज कोई डिसीजन लिया, मैं एक किसी कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया ग्रोथ पे बैठ लेते हुए एज अ यंग पर्सन, जैसे आपने कहा कि ग्रोथ वाले बंदे को इन्वेस्ट करना चाहिए, यंग बंदे को ग्रोथ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। लेट्स से 5 साल बाद आई फाइंड आउट कि यार वो बिजनेस मॉडल जो है ना वो वर्क नहीं करा, बिकॉज ऑफ 1 और द 2 रीजंस, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, बिजनेस मॉडल ही चेंज हो गया। सो आई वुड नो कि मेरे साथ मुझे क्या प्रॉब्लम है। आई वुड नॉट ब्लेम अदर्स कि यार उसने मुझे बोला था तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी फॉर द नेक्स्ट कंपनी, फॉर द नेक्स्ट डिसीजन ऑल्सो। इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब वो 50 स्टॉक वाली डाइवर्सिफिकेशन नहीं, मतलब 7, 8, 10 स्टॉक वाली डाइवर्सिफिकेशन, बिल्कुल, या 5, 7 डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता चला एक स्टॉक अगर आपने 100% लेके बैठे हैं एंड समथिंग गोज रॉन्ग, तो आपका पूरा कैपिटल ना उड़ जाए, आपके पास कुछ ना कुछ और चीजें जरूर होनी चाहिए। और आई थिंक ओवर टाइम आपका लर्निंग कर्व, अगर आपको 10-12 साल हो जाते हैं, देन मे बी यू कैन टेक अ रिस्क। हाँ, देन मे बी यू कैन टेक, ऑफ कोर्स। जब आप सारी कंपनीज को जानते हैं, तब आप 2 कंपनियों में कर लें, इन्वेस्ट 1 में कर लें। यू कैन बी वेरी सिलेक्टिव व्हेन यू नो एवरीथिंग, और मोस्ट ऑफ द थिंग। नो वन कैन नो एवरीथिंग, बट व्हेन यू नो मोस्ट ऑफ द स्टफ। बट ये आप कर सकते हैं कि इन्वेस्ट करें कुछ कंपनीज में। डन है सर, तो इसी उस पे एंड करते हैं हमारा। थैंक यू। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, डू शेयर योर कमेंट्स एंड लेट अस नो कि एग्जैक्टली हम लोग और किस टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं, और हमारे पास इंशाल्लाह वील कीप ऑन ब्रिंगिंग इतने ही इन्फॉर्मेटिव गेस्ट जिस तरह सतीश हैं हमारे साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।